हेलो दोस्तों। तो मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए लाया हूँ मगध राज्य का उत्कर्ष और उसके साथ सिकंदर। यानी कि आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 2 टॉपिक को कवर करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि जो लोग अभी तक चैनल पर नए हैं तो उनको मैं बता दूं कि हम लोग लूसेंट कर रहे हैं। यानी कि लूसेंट में शुरू से हम लोग प्रॉपर ढंग से हम लोग कवर करते आ रहे हैं और इसका मुख्य उद्देश्य पटना यूनिवर्सिटी बीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम या उसके साथ साथ जो लोग अभी बिहार बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, यानी कि बिहार बोर्ड क्लास 12 का जिनका भी हिस्ट्री है, तो वे लोग भी इस वीडियो को देखेंगे। क्योंकि आज का जो भी एग्ज़ाम का पैटर्न हो रहा है बिहार बोर्ड का, उसमें से लगभग कंपटीशन बेस का क्वेश्चन उठा रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। मैं बता दूं कि और एक बात कि इसमें मैं 2 टाइप का करा रहा हूँ कि सबसे पहले अगर जिनके पास बुक है तो वो चाहे तो अंडरलाइन कर ले, या अगर बुक नहीं भी अगर है भी तो मैं टॉपिक को कवर कराते चल रहा हूँ। जिस तरीके से लाइन बाय लाइन में क्लियर कराऊंगा तो आप इसे नोट कर लें। हालांकि नोट कीजिएगा तो अधिक बेहतर रहता है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने में आपको आसानी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक जो थे वो बृहदत्त थे। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको लिखिएगा। और इन्होंने अपनी राजधानी गिरिवज यानी कि राजगीर स्थापित की थी। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर किसी भी राजवंश के बारे में जान रहे हैं या किसी भी साम्राज्य का, तो सबसे पहले उसके संस्थापक उसने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी और उस साम्राज्य का या उस वंश का प्रथम राजा कौन थे और सबसे प्रतापी यानी कि सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे और अंत में उसके अंतिम राजा कौन थे। तो इतने सारे पॉइंट जो होते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। आपको बार बार ये बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से मैं बता दूँ कि इतने सारे टॉपिक आपको जहाँ भी मिले तो उसको डायरेक्टली आप नोट कीजिएगा। अगला हम देखते हैं कि हर्यक वंश के संस्थापक जो थे वो बिंबिसार थे, जो कि मगध के गद्दी पर 540 ईसा पूर्व बैठे। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कीजिए। आगे देखिए, आप लोग देख सकते हैं ये लोगो लगाने का मतलब क्या है। यानी कि अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी पटना यूनिवर्सिटी हो या बिहार बोर्ड से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाता रहूं और इसके बारे में और इससे रिलेटेड जितना हो सके मैं आपका हेल्प कर सकूं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बगल का बेल आइकन है उसे दबाएँ और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए। आगे देखिए, बिम्बिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। तो ये आप लिख सकते हैं, कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन ये जो नेक्स्ट पॉइंट है कि महात्मा बुद्ध की सेवा में बिम्बिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। तो ये जो लाइन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब राजवैद्य मीन्स क्या होता है, जैसे डॉक्टर जो होते थे, तो महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए ये जो बिम्बिसार था, तो बिम्बिसार के जो राजवैद्य थे यानी कि उसके राज्य के जो डॉक्टर थे ये बिम्बिसार के थे। लेकिन महात्मा बुद्ध का जो तबीयत खराब हुआ था, अचानक उनको बीमारी हो जाने की वजह से इन्होंने क्या किया था, बिम्बिसार ने अपने राजवैद्य को महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए या इलाज करने के लिए भेजा था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लिखिए। आगे देखिए, ये कुछ है बिम्बिसार के बारे में, अगर आपको इसको थोड़ा एक बार पढ़ लीजिएगा। हालांकि कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। इन्होंने जो शादियाँ की थी बिम्बिसार ने, पहला शादियाँ जो इसने किया था कौशल के नरेश प्रसेनजीत की जो बहन थी महाकोशला उससे किया था। दूसरी चेटक की जो बहन पुत्री थी चेनला उससे किया था। और दूसरा पंजाब की जो राजकुमारी थी उच्छेमा उससे किया था। तो ये कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखिए, बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। देखिए, जितने भी राजवंश हुए इसमें सबसे मुख्य, जितने भी उसका प्रलय का जो मुख्य कारण होता था या जो भी राजा होता था उसके पुत्र ही उसका हत्या करता था। यानी कि जो बिम्बिसार था इसके जो पुत्र थे अजातशत्रु, अब अजातशत्रु ने इसका बिम्बिसार का हत्या किया। अब आगे आपको देखने को मिलेगा कि अजातशत्रु का भी इसके पुत्र ने हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा था। इसी तरीके से ये राजवंश चलते रहा। चलिए हम देखते हैं अगला जो पॉइंट है,
अजात शत्रु का उपनाम पुनिक था। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कीजिए। आगे देखिए, वो प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, यानी कि जो अजात शत्रु था ये शुरुआत में ये जैन धर्म का अनुयायी था, यानी कि जैन धर्म को मानने वाला था। तो फिर ये बाद में किस धर्म का अनुयायी बना, तो आगे चलकर ये बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कीजिए। वो शुरू में जैन धर्म का मानने वाला था और अंत में यानी लास्ट टाइम जाकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। आगे देखिए, आगे है अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त किया। तो इसको एक लाइन आप पढ़ लीजिएगा, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है उदयनी जो था ये अजातशत्रु का पुत्र था। इसने फिर अजातशत्रु की हत्या की और फिर मगध की गद्दी पर बैठ गया। तो इसी उदयनी ने पाटलिपुत्र की स्थापना की, जो जैन धर्म का अनुयायी था। अब देखिए, जो ये उदयनी था, ये लाइन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कीजिए आप, या जो लोग नोट कर रहे हैं उसको नोट कीजिए। यानी कि उदयनी जो था पाटलिपुत्र, यानी कि जो अभी वर्तमान का पटना है, उसकी स्थापना इसी उदयनी के माध्यम से किया गया था। ये भी जैन धर्म का ही अनुयायी था। आगे देखिए, हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयनी का पुत्र नागदशक था। अब ये जो नागदशक था ये उदयनी का पुत्र था। तो इसने उदयनी की हत्या करके ये भी नागदशक मगध की राजगद्दी पर बैठा और मगध का अंत इसके शासन तक ही रहा। उसके बाद मगध का अंत हो गया। तो अभी ये लाइन इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है आपके लिए कि हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था, तो उदयनी था। हम पहले ही आपको बताए थे, प्रथम और सबसे प्रतापी और अंतिम राजा के बारे में आप लोग लिखते चलिएगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली स्थापित की थी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अंडरलाइन कीजिए, या जो लोग नोट कर रहे हैं उसको नोट कीजिए कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ पर स्थापित किया था, तो वो वैशाली में किया था। इसको आप लोग याद रखिएगा, इसका ज़रूरत आगे आपको पड़ेगा। इस शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ पे स्थापित की थी, वैशाली। आगे देखिए, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ, जो पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। अब देखिए यहाँ पे जो शिशुनाग था इसने राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली ले गया था, लेकिन जो इसके उत्तराधिकारी हुआ वह पुनः वैशाली से फिर पाटलिपुत्र यानी कि पाटना स्थापित किया। तो वही यहाँ पे गौर है, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालासोर हुआ जो पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। यानी कि ये जो इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल के आ रहा है आपके लिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कीजिए। आगे है, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्मन था। ये आपको बताना नहीं पड़ेगा, आप खुद नोट कर लेंगे क्योंकि आपको पहले ही हम बताएं। आगे देखिए, नंद वंश का संस्थापक जो था वो महापद्मनंद था। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। तो ये जो चारों पॉइंट है इसको आप नोट कीजिए। आगे देखिए, अब आगे है सिकंदर, यानी कि यहाँ तक हम बताए थे कि यहाँ इसके बाद अब मगध का धीरे धीरे समापन होने लगा। अब सिकंदर आया। अब सिकंदर के बारे में जानेंगे, जो कि मौर्य वंश की स्थापना यहाँ से शुरू हुआ। अब देखिए, सिकंदर का जन्म जो हुआ था 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूमिया का शासक बना। इसकी सहायता 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सॉरी, इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। तो ये कुछ खास नहीं है, उसके पिता का परिचय है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे ये इम्पोर्टेंट लाइन है, सिकंदर जो था अरस्तु का शिष्य था। तो ऐसे आपसे पूछ सकता है कि सिकंदर के गुरु का क्या नाम था, तो अरस्तु, इसको नोट कीजिए। आगे देखिए, सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। ये भी इम्पोर्टेंट है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करने का अभियान कब चलाया, तो 326 ईसा पूर्व में चलाया था। तो ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। ये भी इम्पोर्टेंट है, बेहद इम्पोर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कीजिए या नोट कीजिए। जो लोग नोट कर रहे हैं उसको नोट कीजिए। आगे देखिए, सिकंदर को
पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडे स्पीच के युद्ध या झेलम या बीतस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो ये बेहद इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कीजिए कि सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, उसे किस युद्ध के नाम से जाना जाता था? तो हाइडे स्पीच युद्ध या झेलम का युद्ध या बीतस्ता का युद्ध। या आपको ऐसे पूछ सकता है कि बीतस्ता का युद्ध या झेलम का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो सिकंदर और पोरस के बीच। तो ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी की पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। ये इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा, क्योंकि आप देखते थे कि सिकंदर जो था लगभग पूरे भारत पर आक्रमण करना चाहा, लेकिन ये बहुत ऐसे प्रांतों पर इसने क्या किया था, कबीलों पर इसने आक्रमण कर लिया था। लेकिन जैसे ही ये ब्यास नदी के करीब आया तो इसकी सेना जो थे ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया और वहीं से यह पुनः लौट गया। तो इसको इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कीजिए कि सिकंदर की सेना ने किस नदी को या किस तट को पार करने से इनकार कर दिया? तो ब्यास नदी के पश्चिमी तट को, या सिर्फ ब्यास नदी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। आगे देखिए, सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुआ। सिकंदर का जो मृत्यु हुआ था वो 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुआ था। तो ये बेबीलोन को आप लोग याद रखिएगा कि सिकंदर का मृत्यु, कभी कभी समय ना पूछकर डायरेक्ट स्थान पूछता है कि सिकंदर ने अपना अंतिम सांस कहाँ लिया? तो वही बेबीलोन में लिया था, जब वो 33 वर्ष की अवस्था में था तो मर गया। आगे देखिए, सिकंदर का जो जल सेनापति था वो निर्याकस था। तो इसको आप लोग नोट कीजिए। आगे देखिए, बस इसमें इतना ही रहने दीजिए। आप इसको एक बार देख लीजिएगा कि सिकंदर का प्रिय घोड़ा का नाम था बहुकेफला था। इसी के नाम पर इसने एक शहर बसाया था जिसका नाम था बहुकेफला नामक नगर। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो ले आएंगे उसमें मौर्य साम्राज्य को कवर करेंगे। एक ही वीडियो में लगभग, मौर्य साम्राज्य तो लंबा चैप्टर है, हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में उसको कंप्लीट कर दें। और इस तरीके से अगर हम लोग कवर करेंगे तो बहुत ही जल्द हम लोग पूरे लूसेंट को, यानी लूसेंट में हम लोग का जो अभियान है हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल, इसको हम लोग कवर कर लेंगे। उसके अलावा विविध हो गया। तो कुल मिलाकर हम आपको लूसेंट में क्या क्या कवर कराएंगे, हिस्ट्री को कंप्लीट कवर कराएंगे, हिस्ट्री हो गया, उसके बाद ज्योग्राफी को कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद पॉलिटिकल हो गया, फिर इकोनॉमिक्स हो गया, उसके बाद आपका विविध हो गया। तो इतने सारे पर्सन से मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। और उसके बाद ये कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद मैं समय समय पर आपके लिए टेस्ट सीरीज लाते रहूँगा। और उसके बाद हम देखेंगे मैथ का कुछ क्वेश्चन हो गया, उस पर फोकस करेंगे। और फिर हम लोग का जो मेन टारगेट उसके बाद रह रहा है, जो हम लोग का टीचिंग एप्टीट्यूड से 40 नंबर पूछता है। यानी कि हम आपको पहले बताए थे कि सिलेबस में 60 नंबर जो हो गया, इन सब हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स विविध हो गया, उसके अलावे ये सब पर्सन से पूछेगा। और जो 40 नंबर इसका रहेगा तो 40 नंबर से ये स्पेशल टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन करेगा। तो अब हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड पर फोकस करेंगे इस 60 नंबर को देखने के बाद। तो आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप पटना यूनिवर्सिटी का इंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।